हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल विद्या। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट शाहजाद चौधरी। हम आज डिस्कस करेंगे द फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। हम शुरू करते हैं। When we speak about the criminal law, जब भी हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ के बारे में तो हम लोगों को क्या पता चलता है? पहला चीज़, क्रिमिनल लॉ है क्या? क्रिमिनल लॉज आर बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशन which speaks about all the antisocial elements of a society, crime, that is crime, or any crime against or offense against a state or any individual, or if someone is curtailing someone's right, or someone is hurting someone, or some any antisocial elements, any type of activities that may harm anyone. तो जब भी हम क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करते हैं तो कोई इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो रूल्स हैं, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन अपराधियों के लिए जो किसी को किसी तरीके की अनिष्ठा पहुंचाते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी के ये करते, तकलीफ देते, जैसे कि कोई भी तरीके का क्राइम हो, कोई भी समाज के हित में या समाज के खिलाफ किए जाने वाले कोई भी गतिविधि, उन सब को हम लोग क्रिमिनल लॉ के अंडर देखते हैं। तो इनमें क्या आता है? बेसिकली हम लोग वी थिंक ऑफ द डेफिनेशंस, या फिर क्या क्या चीज़ क्राइम होती है, क्या नहीं होती, वो सारी चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं क्रिमिनल लॉज में। फिर आते हैं अपने पीनल प्रोविजंस, जो कि है दंडनीय अपराध। कोई भी चीज़ अगर दंडनीय अपराध होता है तो उसको किस तरीके की ये दी जाती है, उस अपराधी को किस तरीके की दंड दी जाती है, या फिर किस तरह की पनिशमेंट्स दी जाती है, हम लोग उस बारे में डिस्कस करते हैं क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ को हम लोगों ने दो हिस्सों में तकसीम किया है, मतलब डिफरेंशिएट किया है। वी हैव डिफरेंशिएटेड द क्रिमिनल लॉ इन टू कैटेगरीज। Two categories, there's a two parts of the criminal law system. First part speaks about the substantial law, and the other part speaks about the procedural law. जब हम क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया है, जिसकी मैंने बोला था आप लोगों को कि एक पार्ट होता है सब्सटेंसिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीड्यूरल लॉ। तो सब्सटेंसिव लॉज आर द लॉज विच पर्टिकुलरली डिफाइंस ए क्राइम और डिफाइंस एन ऑफेंस, दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज एन ऑफेंस। लाइक थेफ्ट, व्हाट इज थेफ्ट? थेफ्ट इज डिफाइंड, मर्डर इज डिफाइंड, लाइक सच अदर offenses are being defined under these laws. These all are the substantive law. कोई भी अपराध को सही तरीके से उसका मतलब समझाना, या फिर ये चीज़ अपराध के श्रेणी में आता है। जैसे कि आपका चोरी एक अपराध है तो चोरी को एक बेहतरीन तरीके से समझाया गया, या फिर कोई भी मर्डर किया, हत्या किस तरीके का अपराध है, कैसे एक चीज़ को, एक गतिविधि को हम लोग हत्या कहलाता है, कोई भी एक चीज़ को हत्या कहा जाता है कैसे, तो उन सब चीज़ों को डिफाइन करता है। मोर ओवर इट प्रोवाइड्स द पीनल प्रोविजंस, मतलब दंड। किसी एक चीज़ या फिर किसी एक गुनाह या जुर्म में आपको अगर दोषी पाया जाता है, इफ़ यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, देन व्हाट पर्टिकुलर पनिशमेंट शुड बी गिवन टू यू, कि किस तरीके की दंड आपके लिए उचित होगा। जो भी किसी एक क्राइम या गुनाह में उसको, मतलब अपराध में उसको गुनहगार पाया गया है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ जिसे मतलब गिल्टी कहती है,
या फिर उसने अपराध किया है, ये सिद्ध हो गया है, तो उस इंसान को किस तरीके की पनिशमेंट्स दी जानी चाहिए, ये चीज़ भी सब्सटेंसिव लॉ के अंडर आता है। नेक्स्ट वी कम टू प्रोसीड्यूरल लॉ। प्रोसीड्यूरल लॉ ऐसे लॉज है जो हम लोगों को एक प्रोसीड्यूर दिखाता है, एक तरीका दिखाता है कि आप किस तरीके से ये अपराध हुआ है। तो जब भी एक अपराध होता है, राइट फ्रॉम द एफआईआर, हम लोग देते हैं एफआईआर टू इट्स फाइनल जजमेंट कि ये आदमी गिल्टी पाया गया है। तो इस बीच जो प्रोसीड्यूर है, थाने से लेके आपका पुलिस स्टेशन से लेके एकदम उसको लास्ट जजमेंट तक कि उसको दोषी पाया गया है, तो ये जो दौरान जो सारी गतिविधि मतलब जो प्रोसीड्यूर होता है, वो सब हम लोग प्रोसीड्यूरल लॉ में हम लोग को प्रोसीड्यूरल लॉ में मिलता है। वी ऑल फाइंड द राइट फ्रॉम द basic step of the FIR, the information of a crime has been committed, to the accused to be found guilty. The person who is being accused of that crime is to be found guilty, and he have to get the penal provisions. He have to be penalized. So she should be punished. So from that very information to the punishment part, whatsoever the law prescribes some procedures which should be followed by the authorities. So जो भी कोई इंसान एक पर्टिकुलर एक अपराध में लिप्त पाया गया, उसका इंफॉर्मेशन से लेकर, उसका सूचना से लेकर एकदम उसको एक दंड मिलने तक जो सारी चीज़ें प्रोसीड्यूर है, वो सारी प्रोसीड्यूरल लॉ में शामिल है। तो इस प्रोसीड्यूरल लॉ में एक एक चीज़ की पूरी तरीके से ये की गई है ताकि एक इंसान अपना मौलिक अधिकार से वंचित ना हो सके। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए ये लॉज, प्रोसीड्यूरल लॉज बनाए गए। So when the procedural laws were made, the procedural laws were made in keeping in mind that when a person, even if he is accused of a crime, yet he is to be treated as a human being. So he should not be treated unjust, unfair. Every fair trial must be given to him, every fair chance must be given to him. So the procedural law is always about to follow the procedure, not for meeting up the ends of justice, but also to keep in mind the human dignity which should be kept intact. Not every person who is being accused of a crime, it is not necessary that that person should be he comes out to be guilty. So to protect the human dignity, these procedures are to be followed very strictly. It has been various time it has been found that these procedures were violated, and as such the Supreme Court of India have various time interpreted these laws again and again so that the human dignity should not be compromised. इस तरीके के मौलिक अधिकारों को किसी तरीके की ठेस ना पहुंचे या फिर इनको उल्लंघन ना हो, इसीलिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इन सब चीज़ों को लेके डायरेक्शंस प्रोवाइड किया है। वेरियस केस लॉज, भिन्न केस लॉज को लेके ये सारी डायरेक्शंस दी गई है कि आप जब भी एक इंसान को एक्यूज किया जाता है या फिर उसको अपराध करने के जुर्म में आप लोग पकड़ते हैं, तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि वो इंसान जो अपराध के लिए उसको संदिग्ध पाया गया है कि वो हमेशा वो आदमी उसी अपराध के लिए वो अपराधी
मूल रूप से पाया नहीं भी जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारी ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए या फिर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने ये सारी जजमेंट्स दी है ताकि किसी तरीके का मानव अधिकार को किसी तरीके का ठेस ना पहुँचे। एंड नाउ वी कम टू द हिस्टोरिक पार्ट इन इंडियन criminal law system. Where did it come from and what were the laws regarding to these criminal provisions? So in this series we will be speaking of the penal the substantive law which was previously we have followed the Indian Penal Code and presently we are following भारतीय न्याय संहिता। तो अभी हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, हम इतिहास में जाते हैं हमारे क्रिमिनल लॉ सिस्टम का, जो मतलब शुरू हुआ था, कहाँ से ये क्रिमिनल लॉज कोडिफाइड हुए, मतलब पूरी तरीके से बनाए गए थे। तो पहले हम लोग फॉलो किया करते थे इंडियन पीनल कोड को। उसके बाद हम लोग रिसेंटली हम लोगों को 2023 को बना हमारा भारतीय न्याय संहिता, जो कि 2024 को लागू हुआ पूरी तरीके से देश में। So the Indian Penal Code have came into existence on the recommendation of the first Law Commission in 1834. Had a recommendation of the first Law Commission, the Indian Penal Code was drafted by Thomas Babington Macaulay. He drafted the law and later on it was passed by the British Imperial Legislative Council. तो हमारे जो पहला इंडियन पीनल कोड है वो बना, उसको रिकमेंडेशन किया कि इस तरीके का एक लॉ हम लोगों को चाहिए। तो वो लॉ था, उस लॉ को रिकमेंड करने वाला था हमारा पहला लॉ कमीशन, जो कि 1834 को बना था। 1834 का फर्स्ट लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूली ने एक इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट किया था। फिर उसको तब के जो हमारे न्याय जो लॉ पास करते थे, हमारा जो सदन था तब का सदन जो था, उसे ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। जब भारत इंग्लैंड या ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, तब उन लोगों ने ये लॉ को पास किया। द इंडियन पीनल कोड consisted of 23 chapters, 511 sections and it was amended 75 times। तो जो इंडियन पीनल कोड है उसमें हम लोग को 23 चैप्टर्स मिलते हैं, 511 सेक्शंस है उसमें टोटल, और उसको 75 टाइम्स अमेंड किया गया, उसको चेंज किया गया, उसको बदलाव किया गया जब ज़रूरत पड़ा। The lifespan or the Indian Penal Code was came into effect from 1st of January 1862 and it ended till 30th June of 2024, and then it was continued by the Bharatiya Nyaya Sanhita. This law continued till more than 160 years in our country. So जो इंडियन पिनल कोड है वो 1 जनवरी 1862 से लेके 30 जून 2024 तक
हमारे देश में लागू था। उसके बाद ये कानून को रिप्लेस कर दिया गया, बदल दिया गया, मतलब नया एक कानून से बदल दिया गया जो है भारतीय न्याय संहिता। तो ये कानून हमारे देश में 160 साल, दैट इज 160 इयर्स से ज़्यादा चला है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट विद द न्यू क्रिमिनल लॉ, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, recommended by the Standing Committee on Home Affairs। जो इस एक्ट को रेकमेंड किया गया कि ये एक्ट आना चाहिए, उसे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारे भारत के होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ने रेफ़र किया था कि रेकमेंड किया था कि ऐसा एक लॉ की ज़रूरत है हमारे देश में। इस लॉ को जो है वो पुराना लॉ को ही कंटिन्यू किया गया है, थोड़ी बहुत चेंजेस और ये के साथ। जब ये ड्राफ्ट बनाया गया था तो वो 1860 का लॉ जो आज के दिन में काम कई जगहों पे चीज़ों को मैचअप नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो पुराना लॉ था और आज का दिन का क्राइम अलग हो गया। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस लॉ को बनाया गया था। सो दिस लॉ वाज मेड कीपिंग इन माइंड दैट the older law, which was of 1860, that law is somewhere missing many things. The new age crimes, the latest versions of crime which are committing nowadays, it cannot meet up these new laws. So that this kind of law is needed, that which is at least updated. Although it was amended a lot of time, yet it was the need of the hour that we need to replace the older law with a new one. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई थी कि पुरानी लॉ को बदल के नया लॉ लाया जाए, क्योंकि जो पुराना लॉ था वो हमारा पुराना लीगल सिस्टम के पुराने क्राइम के हिसाब से था, लेकिन आज के दिन में जो क्राइम्स हो रहे हैं वो अलग अलग लेवल के क्राइम्स हो रहे हैं, नए नए लेवल के क्राइम्स हो रहे हैं। जो साइबर क्राइम पकड़ लीजिए, जो तब का तो कोई इंटरनेट का तो कुछ था ही नहीं, लेकिन आज के दिन में कंप्यूटर, आज के फ्रॉड या फिर ये चीज़ें हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। तो एनी टाइप ऑफ न्यूली एडेड क्राइम्स लाइक फ्रॉड, नाउ वी कैन डू इट, द ऑनलाइन फ्रॉड or scams whatsoever is done in new age era is done through internet or modernized technologies. So it cannot meet up these new age era crimes. This law was passed by the parliament in 25th December 2023. ये जो लॉ है वो पास किया गया था 25 दिसंबर 2023 को ही। इट केम इनटू इफेक्ट, जब से ये लागू हुआ, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2024। ये कानून लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू हुआ। इससे पहले आईपीसी ही चल रहा था, इंडियन पिनल कोड ही चल रहा था। सो now we will discuss a few points and objectives of this new law को लाने का या फिर इस कानून को लाने का कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स रहा है वो चीज़ को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मूल भावना है इसको लाने का, क्या सोच के ये लॉ लाया गया है, पुराना वाला था लेकिन अभी ये वाला क्यों चाहिए, तो वो चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। So speaking of the objectives are of these laws to come into force. This law is to come into force was the first IPC which was made, that was made on the recommendation of first law commission, and
it submitted a report in 1834. Based on that, the jurisdiction, the power and rules in the existence of that time, where the jurisdictions of the courts are there, the powers and the rules which were existed at that time. So जब ये लॉ बनाया गया था, मतलब पुराना लॉ बनाया गया था, जो आईपीसी बनाया गया था, उसका जो मेन ये था 1834 को सारे जो तब के समय के सारा जो एक कोर्ट या फिर जुरिस्डिक्शन है, उनका जुरिस्डिक्शन जैसा मतलब उसका ये होना, कितना तक वो एक कोर्ट अपना काम कर सकता है या फिर कितना तक एक पुलिस स्टेशन अपना काम कर सकता है, मतलब उसका जो बाउंड्रीज है, उसका पावर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारे चीज़ें तब के समय के हिसाब से बनाया गया था. लेकिन अभी इसको बनाना, आज के दिन में जो पॉपुलेशन बूम हुआ है, तो द पॉपुलेशन बूम दीज डेज आर टू हाई, एंड फॉर दैट रीज़न population as well as the police stations and the hard location which were not even discovered at that time, even so at many places there was no law at all. There was lawless situation was there at that time. So in present time, to meet up all those the loopholes or the places which were escaped are now to be discovered and now to be collected. तो उस वक्त जो सारी जगहें वहाँ पे दी गई थी, वो सारी बहुत सारी चीज़ों को मतलब हम तब के दिनों में डिफ़ाइन करना मुश्किल था, कि क्योंकि ज़्यादातर जगह तो हमारे प्रिंसली स्टेट्स में थे और ये में थे, तो बहुत सारा ये थे, राजाओं का शासन भी था और ब्रिटिश का भी शासन था, तो दोनों शासनों के बीच में एक ये था. तो वो जो तब का जो रिकमेंडेशन था 1834 का, आज के दिन में वो चीज़ें मैचअप नहीं करती. आज पूरा इंडिया बोले तो बहुत बड़ा इंडिया है, लेकिन तब इंडिया कुछ तब जो वो लोग राज कर रहे थे, वो लोग टुकड़ों टुकड़ों में राज कर रहे थे, काफ़ी जगहों पे दूसरों का भी राज था. सो जो पुराना लॉ था वो एक कॉलोनियल लॉ था, जो कि मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन जो लॉ था, वो एक ब्रिटिश शासन के अधीन था. द IPC which was made is of a colonial rule. It was made in the colonial rule. We need to upgrade this system and make it into a new law, not following the colonial law system. So it is one of the objective of making this law. The new law, that is Bharatiya Nyaya Sanhita, focused on the strengthening of law and order system and simplification of the law process for a layman also can understand. जो नया लॉ आया है भारतीय न्याय संहिता, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम और मजबूत हो, उसकी पकड़ और भी ज़्यादा हो. उसके साथ उसको एकदम सहज सरल तरीके से बनाया गया है, ताकि हमारे जो दोस्त जो लोग जो लॉ के बैकग्राउंड में है भी नहीं, उनको भी ये चीज़ समझ में आए कि ये लॉ का प्रोसीड्यूर है, ये चीज़ है, एकदम मतलब सिंपल सरल तरीके से लोगों को समझ में आए. The present day justice system, these law was made keeping in mind the present day scenario. ये जो लॉ बनाया गया है वो आज के दिन के क्राइम्स और आज के दिन के समाज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. Looking at present day scenario, we have to speak about the speedy justice system.
as there is a burden of cases on each and every courts, the number of cases per judge is too much high to be completed. जो जिस तरीके का आज का सिनेरियो है, आज का मतलब दृश्य है देश का, उसके हिसाब से हमारे एक एक जज के ऊपर बहुत सारा केसेस है कि उनको ये इतने सारे केसेस को ख़त्म करना है, जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम को बहुत पीछे कर जाता है, बहुत डिले करता है, बहुत मतलब देरी से किसी को जस्टिस मिल रहा है। तो उस चीज़ को मीटअप करने के लिए ये नया लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है, या फिर ये नया लॉ को पुराने लॉ से बदला गया है। दिस लॉ इज मेड फॉर द कीपिंग इन माइंड द सिटीजन सेंट्रिक लॉ और द कॉमन मैन सेंट्रिक लॉ टू सिक्योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन। ये जो लॉ बनाया गया है, ये लॉ ये चीज़ ध्यान में रख के बनाया गया है ताकि वो आम आदमी के लिए बनाया जाए। तो ये जो लॉ बनाया गया है उस चीज़ में हम लोगों को आम आदमी को केंद्रित ये लॉ बना है। और ये जो न्याय प्रणाली है, ये किसी भी तरीके से हमारे सिटीजन्स को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित ना करें। ज़िंदगी और उनकी जो अपनी निजी जो छूट है, जिस तरीके से उन लोगों को जीने का अधिकार है, निजी ज़िंदगी का पूरी तरीके से लाभ उठा पाए, उस प्रकार उस चीज़ को सेंट्रिक करके उनको जस्टिस न्याय मिले, उस हिसाब से ये लॉ को बनाया गया है। मोरओवर दिस लॉ इज अ victim centric law. It fully tries to provide justice to the victim. Moreover, this law have introduced some new punishments or penal provisions and have replaced or increased or decreased some types of punishments as per the laws given. ये जो नया कानून आया है, ये कानून ने कुछ नए तरीके के दंडनीय अपराधों के दंड को सुधार किए हैं, या तो बढ़ाया है या फिर किसी में कम किया हुआ है, या फिर एक और नया तरीके का दंड को एप्लीकेबल किया है। मतलब एक नए तरीके के दंड के लिए शुरुआत की है, पहल की है। सो द न्यू टाइप ऑफ पनिशमेंट इज द कम्युनिटी सर्विस। जो नया तरीके का जो दंड है वो है कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस इज द if a person is found convicted of an offense, a very petty offense, very small type of offense, then he have to serve for a certain period of time a community service like cleaning the roads or cleaning some places or making roads or something like making any public property or doing a good work will be given for as punishment. ये जो कम्युनिटी सर्विस दिया गया है, ये कम्युनिटी सर्विस एक ऐसा तरीके का दंड है जिसमें एक इंसान को सामाजिक काम में घुसा दिया जाता है। जैसा किसी तरीके का रास्ता साफ करना हो गया, या फिर कि किसी पब्लिक प्लेसेस को बनाना हो, या फिर किसी चीज़ का सुधार करना हो, वो चीज़ इस तरीके के कामों में काम करने के लिए उस इंसान को दिया जाता है। वो एकदम छोटे श्रेणी के अपराधों के लिए किया जाता है, ताकि ये इससे लोग उस आदमी में सुधार आए। Moreover,
this law have improvised in the penal provisions of the offences against child and woman and also the offences against the state. तो इस नए कानून में कुछ तरीके के दंडनीय अपराध के दंडों को थोड़ा ये कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। जैसे कि किसी तरीके का अपराध जो बच्चों और महिलाओं के साथ किया जाता हो या फिर देश के खिलाफ कोई अपराध किया जाता हो, जैसे देश से गद्दारी करना या फिर देशद्रोह करना, इस तरीके के अपराधों के लिए एक जो प्रोविजंस है, जो पीनल प्रोविजंस है, उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि ये चीज़ कभी नहीं हो। Moreover, this law is made a bit gender neutral laws. Some of the offences which were in the previous, like Indian Penal Code, some of the offences are aligned to a particular gender. Now this law have came into existence with some gender neutral laws. Moreover, it जो अभी का जो नया कानून आया है, उस कानून में कुछ तरीके के जो अपराध हैं उनको, या फिर कानून है जो पुराने कानून के हिसाब से थोड़ा सा एक पर्टिकुलर जेंडर के तरफ झुका हुआ था या फिर एक जेंडर को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, वो अभी का जो कानून है वो कानून में थोड़ा जेंडर न्यूट्रलिटी लाया है। मतलब ये कुछ कानून जो पुराने वाले कानून में सिर्फ औरतों के हित में था, वो अभी औरतों और मर्दों दोनों के हित में आया है। कुछ एक दो पर्टिकुलर कानून जो थे उनको थोड़ा न्यूट्रलाइज किया है, दोनों तरफ से दोनों की भी गलती हो सकती है। मोरओवर, it brought some new age era crimes, defined a new age era crimes and have also defined some of the new type of crimes which were not there in the previous लॉ। अभी इस कानून में कुछ नए तरीके के कानूनों को सामने लाया गया है जो नए ज़माने के हिसाब से है, जो पुराने कानून में नहीं थे, उनके प्रावधान नहीं थे। So some of the laws like cyber crime and the crime against the state over the cyber rebellion, or some type of armed rebellion, or some type of hate speeches or separatist statements, or any type of act that endangers the sovereignty and unity of the nation. सो अभी का जो कानून है वो कुछ तरीके के कानून, जैसे साइबर क्राइम हो गए, आजकल का ऑनलाइन जो क्राइम हो रहा है, जैसा फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह वगैरह जैसा क्राइम्स, या फिर देशद्रोह जैसे काम, या फिर कोई भी ऐसा काम जो मतलब देश को बंटवारा कर दे, देश के बीच में देश के जो शांति का माहौल को ख़राब कर दे, इस तरीके का कुछ क्राइम्स को इंट्रोड्यूस किया। जैसा हेट स्पीच हो गया, आए दिन हम लोगों ने देखा है, हमारे कोई भी नेता भी हो सकते हैं या फिर कोई भी साधारण जो सिटीज़न है, हमारे दोस्त भी हो सकते, मित्र भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो कोई मित्र भी हो सकता है, या फिर किसी पार्टी का लीडर भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐरा गैरा इंसान जो कभी भी स्टेज में उठ सकता है, उठ के कुछ भी ऐसी तरीके की अपनी
भावनाएं व्यर्थ कर देता है, जो कि कहीं ना कहीं एक हेट स्पीच की तरह माना जाता है किसी तरीके से। मतलब एक लोगों के अंदर नफरत फैला देता है, उस तरीके का स्पीच दे देता है। तो उन सब चीज़ों को काबू में लाने के लिए यहाँ पे कुछ तरीके के कानून लाए गए हैं, जिसमें मतलब खूब बहुत सख्ती से पालन होगा, और उसका प्रावधान इतना सख्त होगा कि उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है जिन्होंने इस तरीके के काम किया है। और कोई भी ऐसा काम जो हमारा आर्म रेवोल्यूशन हो गया, जो मतलब हमारे देश के देशद्रोह करते, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे देश की एकता को ख़राब कर सकता है, वो चीज़ों को लेके कुछ कानून लाए गए हैं। उन चीज़ों को, प्रावधानों को, उन कार्य को रोकना या फिर उनको उस तरीके के सारी गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ सख्त नियम कानूनों को लाया गया है इस कानून के अंतर्गत। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया मेरा वीडियो। आप अपने मशवरे दीजिए और मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड of this video. Hope you like the video. Like, share and subscribe, and give your valuable comment, and hope to see you in my next video.